अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि शहर लाहौर में भी भत्ताखोरी के और भत्ता वसूल करने के वाक़यात सामने आने लगे हैं। थाना भगवानपुरा के इलाके में एक कारोबारी शख्स को फ़ोन कॉल के ज़रिए जो इंटरनेशनल नंबर बज़ाहिर दिखाई देता है 10 लाख रुपए भत्ता की रकम वसूल करने का जो है कहा जाता है। उसके बाद जब वो भत्ता नहीं देता है तो फिर उसको दोबारा फ़ोन कॉल आती है और फिर वो भत्ता नहीं देता तो उसकी दुकान पर, उसके कारोबार पर, जहाँ पर उसका ऑफिस होता है, अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। उसके बाद भत्ता मांगने वाले दोबारा उसको फ़ोन कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि पहले तुमसे 10 लाख रुपए की रकम लेना थी, अब चूँकि तुमने भत्ता नहीं दिया और उन्होंने हमने तुम पे फायरिंग की है तो लिहाजा अब 20 लाख रुपए की रकम देने के तुम पाबंद हो, और अगर तुम 20 लाख रुपए की रकम नहीं देते तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक किया जाएगा। जब ये मामला सामने आता है तो उसके बाद पुलिस को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस जब पहला मुकदमा दर्ज करती है, जब उसके घर पे, उसकी गाड़ी पे फायरिंग होती है तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ सिर्फ फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और भत्ताखोरी उसमें से निकाल दी जाती है। फिर वो ऑडियो, वो सीसीटीवी कैमरास की फुटेज और वो ऑडियो पैगामात जिसमें भत्ते का मुतालबा किया जाता है वो आला अफसरान को सुनवाए जाते हैं, तो फिर इसमें भत्ते की दफ़ात शामिल कर ली जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लाहौर जैसे शहर में, जहाँ पे लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत कहलाता है, वहाँ पर भत्ता मांगने का मुतालबा या भत्ते की डिमांड बहुत कम ऐसे मामला देखने में आते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये मामला सामने आ रहे हैं और पुलिस इस तरह की दफ़ात, भत्ताखोरी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करती है। लेकिन ये अनोखा वाक़या सामने आया जिसमें रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद होती है, लेकिन फिर भी भत्ते की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होता है। वो ऑडियो भी हम आपको आगे चल के सुनाएंगे जिसमें भत्ते का मुतालबा किया जाता है और 10 से 20 लाख रुपया डिमांड भत्ते की जाती है। इस प्रोग्राम में हम आपको पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, भत्ताखोर किस तरह से ये डिमांड करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कोशिश भी करेंगे कि जो जिनसे भत्ता मांगा गया, जिनसे भत्ते की रकम का मुतालबा किया गया, उनका मौक़िफ़ भी सामने आए, लेकिन वो इस कदर खौफज़दा हैं कि वो कोई भी चीज़ इन कैमरा यानी कि कैमरे के सामने आके कहने से कासिर हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ। पुलिस क्या कहती है, एसपी सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन जो है उनका क्या कहना है, ये भी आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि शहर लाहौर जो कैपिटल है, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, वहाँ पे भत्ताखोरी की वारदातें, और ना सिर्फ भत्ताखोरी की वारदातें सामने आ रही हैं बल्कि लोग जो है अंधाधुंध फायरिंग भी करते हैं भत्ता ना देने पर। फिर उसके बाद मुकदमात जो दर्ज होते हैं वो सिर्फ हवाई फायरिंग के हो जाते हैं, और भत्ते की दफ़ात जब आला पुलिस अफसरान को शिकायत की जाती है या उनको कोई सबूत फराहम किया जाता है तो फिर वो वाली दफ़ात उसमें शामिल की जाती हैं। सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें एक शख्स से भत्ता मांगा जा रहा है, किस तरह से उसको डराया और धमकाया जा रहा है। वो शख्स जो कारोबार करता है वो किस तरह से अपनी बेगुनाही का या अपने पास पैसे ना होने का सबूत फराहम करता है, किस तरह की गुफ्तगू करता है। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई ने बोस, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਰਕਾਰ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੋਸ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇਵੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ। ਬੋਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੰਜ ਫਸੀ ਹੋਈ ਏ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਛੁੱਟਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਬਸ, ਮਾੜਾ ਮੂੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਬਸ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੋਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। मैंने तो आपको बोला है कि आप क्या चाहते हो। ਅਸਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। भाई मैं मार ला तेरा ਅਸੀਂ गला। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰਾਡੋ ਪਾੜ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ चाहिए तो मैंने अकाउंट नंबर भेज दे, मैं उन्हें भेज ਜੇ दूँ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇੱਧਰ ਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਭਰਾ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਵੇ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਉਂਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ। ਜੱਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਣੀ ਤੂੰ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 20 ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਜੇ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਆਂਗਾ। 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ 7.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 7.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਦੇਣਾ ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ, 20 ਦੇਣਾ ਹੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੇ? ਪੈਸੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 20 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ 10 ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਕੀ, ਬਾਕੀ ਆ 5 3 4 ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ। 10 ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਚਲੋ ठीक है, चलो मैं लाना 1 मिनट। हेलो अब्बास, यार ये भाई के साथ क्या रोला है? ये भाई के साथ, ये भाई से ज़रा बात तो करो। हेलो
10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਪਿਆਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬਸ ਬੌਸ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ 20 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 20 ਤੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ, ਇਦੋਂ 5 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, 10 ਹੁਣ ਲੈ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। अब मेरी जान थोड़े थोड़े करके ले ला ना, एवं नहीं हो निकलने यार अकाउंट जी। ਦੁਬਾਰਾ ਤੰਗ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। एक पेमेंट आज शाम ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਮਝੋ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ नहीं भाई ऐसा तू सानू लिख के देना, तू एग्रीमेंट करना कि तेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬੋਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਪੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਵਾਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। हाँ ठीक है, मेहरबानी। भत्ताखोरों की जानिब से जो ऑडियो पुलिस को फ्राहम की गई वो हमने आपको सुनाई, उसमें किस तरह से डराया और धमकाया जा रहा था वो भी आपने सुना। अब हम इस मुकदमे के जो मुद्दई हैं इफ्तिखार साहब, जो डीआईजी ऑपरेशन के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं कि उनका मुकदमा जो है सही दफ़ात के तहत दर्ज नहीं हुआ। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एसपी जो हैं सिविल लाइन, उनके पास भी ये पेश होते हैं और इंसाफ की अपील करते हैं। अब हम आपको मामला क्या है, भत्ता जो मांगा जाता है, भत्ते के लिए जो फ़ोन कॉल्स आती हैं, फिर उसके बाद फायरिंग होती है, ये सारी कहानी इफ्तिखार साहब की ज़ुबानी सुनवाते हैं। इफ्तिखार साहब, लाहौर में अभी भी लोग भत्ता मांगते हैं, क्या कानून की बालादस्ती नहीं है इस शहर में? समझ से बाहर है। 2 तारीख को कॉल आती है कि 10 लाख रुपए दो। उसको कहा कि नमाज पढ़ के ना आपको फ़ोन करते हैं, मेरे भतीजे ने जो मेरा पार्टनर भी है। तो फ़ोन किया तो आगे से फ़ोन नहीं मिला। फिर 3 तारीख को दोपहर को 3 बजे उसकी कॉल आती है और हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। तो भतीजे ने कहा कि भाई भत्ता वो किस बात पे मांगता है, क्या कहता है कि आप कोई बहुत करोड़पति आदमी है या आपका नहीं, क्या? कुछ नहीं, बस यही कहता है कि 10 लाख चाहिए था आपसे। ठीक है, तो उससे ना फ़ोन कॉल वो किसको आती है, आपके नंबर पे आती है, आपके पार्टनर के नंबर पार्टनर के नंबर पे आती है। मुकदमे के मुद्दई आप हैं? जी, कफील भाटी के ठीक है, फ़ोन पे आती है। ठीक है, वो हमें पकड़ाता है कि यार ये कॉल आ रही है। वो हमारे पास 7 दोस्त बैठा था, अनीब, उसने उठाया और उससे उठाते ही गाली निकाली है। अच्छा, फिर हमने भी गाली निकाली है। ठीक है, फिर वो गाली से बात चलती रही है। ठीक है, हमने समझा कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है, लेकिन उसने कहा मैं आपको कल बताऊंगा। अच्छा, हमने समझा ठीक है, वो बंद हो गया। फिर 4 तारीख को 5 बजे कफील भट्ट अपने ससुराल चला गया और मैं अपने घर आ गया। रात को 9:30 बजे मेरी ब्लैक करोला वहाँ घर के बाहर खड़ी थी, 6 फायर मारे उसने, 6 फायर मार के चला गया। 5 तारीख को कॉल आती है उसकी कि अभी आपको पता चल गया पैसे देने हैं कि नहीं देने। कितने पैसे मांगता वो? पहले 10 लाख, जब फायर मारे
उसने कहा 20 लाख रुपए लेना। ठीक है, फिर वो 20 पे आ गया कि 20 लाख ही लेना, ठीक है, तो 20 लाख मांग रहा है। ठीक है, फिर 6 तारीख को उसने हमारे दुकान पे 8 फेर मारे। एक मरतबा फिर फिर 8 फेर मारे बट पान शॉप पे। ठीक है, फिर पैसे बढ़ा दिए कि 20 लाख 20 लाख लेना, 20 लाख लेना है। 20 लाख लेना। जो पहली गाड़ी पे FIR जब फायरिंग होती है उसकी FIR दर्ज होती है उसकी होती है 440 फायरिंग की। वो फायरिंग की है। ठीक है, तो मैं DIG के पास गया, तो उन्होंने DIG ऑपरेशन के पास। DIG ऑपरेशन के पास उन्होंने मेरी शिकायत सुनी, उनको रिकॉर्डिंग चेक कराई सारी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने फिर फ़ोन किया SHO को। SHO। फिर मेरी दफात वो भी 8 दिन बाद लगी। 8 दिन के बाद लगी। वैसे तो लाहौर पुलिस के अफसरान कहते हैं कि आपके पास कोई दरख्वास्त है आप थाने में जमा कराएं तो फ़ौरन कार्रवाई हो जाएगी। इसके बारे में फिर आप, इसका मतलब ये बातें सिर्फ हवा में? हवा में है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि भत्ता मांगने वाला कौन है, फ़ोन कॉल्स कहाँ से आ रही हैं, जो नंबर आ रहे हैं वो कोई इंटरनेशनल नंबर है? इंटरनेशनल नंबर है, कभी मलेशिया से, कभी कजाकिस्तान से, कभी दुबई से, सारे इंटरनेशनल नंबर। ठीक है, पहले उसको आती थी, फिर मुझे शुरू हो गई। फिर मेरे ये 8 दिन पहले मेरा भाई फौत हुआ है, उसके 3 दिन बाद मेरी बाइक बीवी को कॉल आई। अच्छा, फिर हमारा एक दोस्त है, उसको भी कॉल आ गई, उसकी सिस्टर को भी कॉल आ गई। और भत्ता ही मांगा जा रहा है? नहीं, वो कह रहे कफील भट्ट किधर है, कि उन्हें पैसे लेने हैं उससे। कोई लेन देन का मामला तो नहीं नहीं? नहीं, लेन देन का नहीं, ये खालिस्तान भत्ते का भत्ते का है। भत्ते का। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं रूपोश हुए हैं, जी, जान को खतरा है उनको? जाने को खतरा है। तो आप तो, आपकी गाड़ी पे भी फायरिंग हुई है, आप तो? मैं भी चुप के बैठा हूँ, फ़ोन बंद किया था, ये कल परसों खोला मैंने। अच्छा, तो SP इन्वेस्टिगेशन जो है बाबर जावेद जोइया साहब गालबन उनका नाम है, आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी, जी। क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्या सवालात किए हैं? कुछ नहीं, बस कहा कि आपका काम हो रहा है, बस ठीक है। अच्छा, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि शायद कोई ख़ानदानी तनाज़ा है, इस वजह से ये मामला हो रहे हैं। नहीं, खानदानी जो छोटे मोटे होते हैं वो सब बताए हैं कि ये भी है, ये भी है, लेकिन ये सिर्फ पत्ते का है। क्यों, जो कल हमने रिकॉर्डिंग की है ना सारी, वो साफ कहता है कि मुझे आपसे पैसे चाहिए, हम जगह लेते हैं पूरे लाहौर से। नाम नहीं बताता? नाम नहीं बताता, वो कहता पूरे लाहौर से हम जगह लेते हैं, आपसे भी जगह लेना है हमने। तो पैसे किस तरह से मांगे हैं कि कहाँ, किसको देने हैं पैसे, कैसे, उसको क्या डिमांड, जो पैसों की डिमांड करता है कि किस तरह अदा करेंगे पैसे आप? पैसे डिमांड कि इंग्लैंड का अकाउंट नंबर दिया है, अच्छा, कि उसमें डाल दो। तो वो नंबर, अकाउंट का जो नंबर है वो आपने वो पुलिस दिया, को दिया है? वो दिया उनको। वो किसके नाम पे है, पता चल सकता है? मोहम्मद जुल्फ़कार कोई है इंग्लैंड में। अच्छा, उसके नाम पे ये है। जी, अच्छा, आप ये बताएं कि भत्ता जो है वो आपसे मांगा गया, पुलिस ने कोई आपको सिक्योरिटी भी दी है, कोई जी। आपका मिले हैं पुलिस जी, शहर का? जी। कितने पुलिस? 4 पुलिस है, नाका लगा हुआ है हमारे घर के बाहर। घर के बाहर? और कारोबार बंद है? कारोबार बंद, कारोबार छोड़ दिया है? छोड़ दिए बिल्कुल। क्या कारोबार है आपका? रेंटे कार का रेंटे कार का। तो बिल्कुल बिजनेस अब नहीं कर रहे? बिल्कुल ठप है, बंद है बिल्कुल। तो ये ऐसे कब तक चलेगा? पुलिस से कोई होप है, कोई उम्मीद है? अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी जान छुड़ा दे। हम तो, पुलिस का तो अभी चल रहा है। आपको यकीनन डर तो लग रहा होगा? डर तो चुप के बैठे हुए हैं, आपके सामने बड़े मुश्किल से आए हैं। इफ्तिखार साहब, जो लाहौर शहर है यहाँ पे IG पंजाब भी है, CCP लाहौर भी होते हैं, 3 DIGs बैठते हैं यहाँ पे।
अब तो बल्कि 4 DIGs यहाँ पे बैठते हैं, और ये सूबे की जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी इस शहर की हैं। कहना चाहते हैं कुछ? बस यही कहना चाहता हूँ कि ये कराची में तो में होता है भत्ते का, ये लाहौर में सुन रहे हैं कि भत्ता हो गया शुरू, इसको ख़त्म होना चाहिए बस। और हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए कि हम कारोबार कर सकें। हम तो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, इतना तो नहीं है इतने बड़े कि हमारे हमसे भत्ता मांगा जाए। हमारे लिए तावन किया जाए बस। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको जिस तरह से बताया था कि टेलीफोन कॉल आती है कि 10 लाख रुपया भत्ता जो है वो दिया जाए, फिर उसके बाद फ़ोन कॉल आती है कि दोबारा से कि भत्ता 10 लाख रुपया अदा कर दिया जाए वरना इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इनकी फ़ोन कॉल पे इफ्तिखार साहब की और इनके पार्टनर की कोई तल्ख़ कलामी होती है। यकीनन जब कोई भत्ताखोर पैसे मांगता है तो किसी को पैसे कोई क्यों देगा, तल्ख़ कलामी होती है और अगले दिन गाड़ी पर फायरिंग हो जाती है। दूसरे रोज़ फिर शोरूम पर फायरिंग हो जाती है, और जब 10 लाख रुपए डिमांड की जाती है भत्ते की तो अगली दफ़ा जो फ़ोन कॉल आती है उसका रेट बढ़ जाता है, 20 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया जाता है। बदकिस्मती है हमारी कि लाहौर पुलिस जो है इस तरह के हीनियस क्राइम की वारदातों के मुकदमात की दफ़ात भी दुरुस्त नहीं लगाती है। वैसे तो पुलिस के आला हुकाम IG साहब भी, CCPO लाहौर भी और DIG ऑपरेशन भी बड़े बुलंदोबाग दावे करते हैं कि हमने लोगों को रिलीफ देना है, लोगों को इंसाफ देना है। ये एक इंसाफ की ताज़ा मिसाल आपके सामने है जिसमें भत्ते की अदायगी ना होने पर मुकदमा जो दर्ज होता है वो सिर्फ फायरिंग का, हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज होता है। फिर उनको बताया जाता है, DIG साहब को गुजारिश की जाती है तो दफ़ात भी उसमें जो है वो आज़ाद कर दी जाती हैं, लेकिन अभी तक इनके मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। अब मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, उसमें दफ़ात भी आज़ाद कर दी गई हैं। अब मुलज़मान को पकड़ना या तो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का काम है या फिर इन्वेस्टिगेशन का काम है जो इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं। SP इस मुकदमे के SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन, उन्होंने इसमें टीमें तश्कील दी हैं, उन्होंने इस मुकदमे को ख़ुद सुनना शुरू कर दिया है और उनकी निगरानी में इस मुकदमे की तफ्तीश की जा रही है। आगे चल के प्रोग्राम में हम आपको वो भी दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। ये भी हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह के मुकदमात का जब अंदराज होता है तो उसके बारे में माहिर कानून क्या कहते हैं, कानूनदान क्या कहते हैं कि अगर इस तरह का हीनियस क्राइम शहर लाहौर में कराची के बाद शुरू हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए पंजाब पुलिस को या दीगर इदारों को, वो भी हम आपको दिखाएंगे। SP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन है जी, बाबर जावेद साहब हमारे साथ। इनसे इस केस के हवाले में यकीनन अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और कुछ इन्वेस्टिगेशन के मामलात ऐसे होते हैं जो कबलस वक्त सामने नहीं लाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी इनसे तफसील जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन लोग जब भत्ते का जिक्र होता है तो एकदम से कराची शहर जो है वो जहन में आता है कि वहाँ पे पर्ची के ज़रिए भत्ता मांगा जाता था, और लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया। कुछ थोड़ी तफसील शेयर करेंगे कि अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन में पता चल सका है? जी बिल्कुल, ये इनकी FIR रजिस्टर हुई, उसके बाद एज़ पर एप्लीकेशन जो है ऑफ द एप्लीकेंट या उनकी स्टेटमेंट पे हमने ये सेक्शन ऐड किया है। लेकिन इसमें मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया है कि हम मुख्तलिफ पहलू इसमें हो सकते हैं। इसमें जो है कोई फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो बिज़नेसमैन हैं तो इनकी अपनी कोई फैमिली डिस्प्यूट्स भी हैं, और इसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट है कि उससे हट के अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स इन्वॉल्व है तो उस वाले से हमने मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो असाइन कर दी हैं इसमें, और उसमें IT और उसके अलावा जो हमारे स्पेशलाइज जो इस हवाले से लोग हैं उनकी भी टीम इसमें शामिल है। तो एज सच इस स्टेज पे मैं आपको यही बता सकता हूँ कि
इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद द कंप्लेनेंट। आज भी मेरी सुबह जो मुद्दई हैं FIR के उनसे मुलाकात भी हुई है और उनको भी हमने यही गाइड किया है कि रेस्ट अश्योर इसमें इंशाल्लाह हम लोग जल्द अज जल्द जो है इसको कंक्लूड करेंगे। नंबर 2, जहाँ पे फायरिंग हुई थी उधर हमने अपने नाकाबंदी वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, वहाँ पे हमने अपनी पिकेटिंग भी कर दी है सो दैट फर्दर किसी उससे अनअवॉइडेबल थिंग को वो किया जाए। इसके अलावा जो हमारे पास जो CCTV बेस्ड क्लूज़ हैं उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक जो रूट है उसको भी ट्रैक कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई हमें फर्दर इसमें अपडेट होती है तो विल शेयर विद यू एज़ वेल, बट ऑब्वियसली क्योंकि एक सेंसिटिव केस है तो इस स्टेज पे मैं बिल्कुल ही ओपनली कुछ चीज़ें उस पर हम नहीं उसको वो कर सकते, बट इंशाल्लाह वी आर वर्किंग। ठीक है बाबा साहब, बिल्कुल ठीक है, जो वो चीज़ें आप बता सकते थे वो आपने बताई। इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो मंजर आम पर आईं, जैसे एक FIR यकीनन इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है, वो ऑपरेशन पुलिस की जिम्मेदारी है कि FIR होती है और सिर्फ हवाई फायरिंग या फायरिंग का दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, फिर वो ऑडियो सामने आती है तो उसमें दफात जो हैं वो शामिल की जाती हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा कानूनी तौर पे मेरा ख्याल है कि मुलजिम को सहूलत मिली, पहले शायद अगर नामालूम अफराद थे ही और सिर्फ फायरिंग का मुकदमा हुआ, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए FIR तो जो है ना वो होती है स्टेटमेंट पे जो विक्टिम होते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी उसी पे FIR दी गई है। तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने अच्छा काम ये किया है कि जैसे ही हमें वो स्टेटमेंट मौसूल हुई है तो हमने इसको टाइमली जो है सेक्शन ऐड कर दिया था और उसी टाइम से ही हम इसको इसी तरीके से ही लेकर चल रहे हैं, इसकी सेंसिटिविटी को इन्हांस करके और उसको मद्देनज़र रख के हम इसको तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बाबा साहब, जो लाहौर पुलिस है उनके लिए जब ये हीनियस क्राइम ही आता है कि किसी से भत्ता मांगा जाए और फायरिंग कर दी जाए, फिर पैसे भी बढ़ जाएँ, 10 से 20 लाख रुपए तक चलेगी रकम, तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मतलब इस तरह के केसेस को किस तरह से आप लेते हैं कि आप एक डिवीज़न को हेड कर रहे हैं और यकीनन आपने स्पेशल टीम्स भी बना दी हैं और मुलजमान की मुमकिन गिरफ्तारी जो है उसको भी कर रहे हैं, तो किस तरह से एक सरबराह के तौर पे आप बिल्कुल हम इसको देखें ना, इसमें सबसे पहला जब सेक्शन ऐड किया गया और उसके बाद ये असाइन हमने अपने जो सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर रैंक जो होता है उनको ये इन्वेस्टिगेशन मार्क की गई। फिर उसके अलावा हमने अपने जो सीनियर अफसरान हैं उनके भी नॉलेज में लम्हा ब लम्हा जो भी हमारी अपडेट है हम उनसे शेयर कर रहे हैं। और मैंने जैसा आपको पहले भी जिक्र किया है कि मैंने खुद कंप्लेनेंट से आज सुबह फिर मुलाकात की है, हम उनसे भी राब्ते में हैं और जो विक्टिम है उनको भी हमने टच किया हुआ है। तो हर हवाले से पुलिस का जो ताउन है बिल्कुल उनके साथ है एंड आई एम होपफुल अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेंगे, इसका सच जो भी है वो हम उसके उस तक पहुंच जाएंगे। बाबा साहब, इस तरह की एप्लीकेशन या इस तरह की FIR पे लोग गिला करते हैं कि पुलिस काम बेहतर नहीं करती है, यकीनन अब आप सीनियर ऑफिसर हैं तो आपके पास ये आपके नोटिस में आ गया है, तो अगर कोई किसी की नेग्लिजेंसी निकलती है तो वो तफ्तीश के साथ उसको भी पॉइंट आउट नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल अगर कोई ऐसी चीज़ आएगी तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि लकनाई की, तो इस साल इसको मेरिट पर डील करेंगे और हद मुमकिन कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल हम 100% कंक्लूड करें। SP सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन ने क्या कहा और इस मुकदमे में तफ्तीश अब तक क्या कहती है, किन किन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, क्या भत्ताखोरी के जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके मुलजमान गिरफ्तार होंगे, इसके लिए कौन सी टीमें बनाई गई, ये सब कुछ आपको बताया। अब हम माहिर कानून की जानिब चलते हैं कि इस तरह के जो मुकदमात दर्ज होते हैं जिसमें भत्ता मांगा जाता है उस पर कानून क्या कहता है, क्या उस पर पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई और डिपार्टमेंट भी इस तरह के केसेस को डील कर सकता है, ये जानते हैं माहिर कानून की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन ये देखिए कि कहीं भी एक महल्ला छोड़ें, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में क्राइम्स जो हैं वो ओवरऑल बढ़ रहे हैं और ख़ासकर इसको हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। ये एक जदीद किस्म का अब जराइम जो हैं वो सरजद होने शुरू हो गए। इसके लिए जो है FIA ने एक साइबर विंग जो है अपना कायम किया हुआ है और इसको
CRPC में जो पुराना लॉ है, PPC और CRPC में, पाकिस्तान पीनल कोड में, वो 383 से लेके 388 तक इसका सारा बयान किया गया है, लेकिन वो एक पुराना अंदाज़ था। 3 साल से लेके उम्र कैद और सज़ाए मौत तक सज़ा थी। लेकिन जितना जदीद आगे आ गया है कि वो जिस तरह जराइम जो है वो जदीद तरीके से कर रहे हैं, वो बाहर कंट्रीज़ से थ्रेट करते हैं, बाहर दूसरी सिम्स दूसरी कंट्रीज़ की यूज़ करते हैं, अफ़गानिस्तान की यूज़ हो रही हैं, कुछ और ममालिक के, मैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता, हमसाया ममालिक की यूज़ होती हैं। तो वो साइबर क्राइम जो है FIA पाकिस्तान ने कायम किया हुआ, ये उसकी नाकामी है। FIA को चाहिए कि जो उनके एक्ट है 1974 उसको अमेंड करे, मज़ीद अमेंड किया भी है उन्होंने, 2016 तक किया उन्होंने, लेकिन अभी भी ज़रूरत है। सबसे पहले तो अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ होनी चाहिए। अगर अच्छी लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, उनकी फोरेंसिक जो है वो इजी होगी, कहाँ से आवाज़ आई है, किस फ्रीक्वेंसी से आई है, उसकी आवाज़ मैच कर रही है या नहीं कर रही। चूँकि इतने जदीद इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, आप किसी को भी कोई एक आवाज़ मेरी जो है AI की वजह से, AI टूल्स यूज़ करके मेरी आवाज़ निकाल सकते हैं। तो ये अब एक आम पुराना तरीका जो था इन्वेस्टिगेशन का, वो टोटल फेल हो चुका है। इसके लिए हमें जो जदीद लेबॉर्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में है लेबॉर्ट्री, लेकिन इसको मज़ीद जदीद करना और अवेयरनेस पैदा करना लोगों में भी, और जो आपके ब्यूरोज़ हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं खुद सरकारी अफसर रहा हूँ, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, तो मैंने देखा है हमारे पास जितने केसेस आते थे, करोड़ों के जो थे फ्रॉड थे, लेकिन उनमें नाकस किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन होती थी, कहीं किसी का बयान नहीं लिखा, कहीं किसी की फोरेंसिक नहीं करवाई, कहीं किसी की आवाज़ जो है मैच नहीं करवाई, कहीं किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं चेक की। तो ये उस वक्त तक क्राइम ख़त्म नहीं हो सकते जब तक हम उनको अपने अदारों को जदीद इक्विप नहीं करेंगे और उनको एजुकेशन ज़्यादा नहीं देंगे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं, दे आर अनएबल टू प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट द क्राइम्स। जहाँ तक आपने स्पेसिफिक वाक़े की बात की है, तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग, ख़ासकर लाहौर जैसी सिटी में, जहाँ के बड़ा अच्छा अमन था पहले और अब भी है, लेकिन अब ये कुछ पिछले चंद माह से ये जो हो रहा है ये कंडेमेबल है और इसको कंडेम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसकी तरफ ध्यान देगी और दे भी रही है। मौजूदा वज़ीर आला साहिबा जो हैं, तो इंशाल्लाह ये मामले सब जो हैं हल हो जाएंगे। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं 100 में से 60% जो हैं वो अनएबल टू डू द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह देखें, आपने एक ख़ास वाक़या बताया है, उसमें जिस तरह आपने SHO को जाके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन FIR के लिए दी, तो उसे फौरी एक्शन लेना चाहिए था। उसे फौरी तौर पे जो है वो साइबर क्राइम विंग की तरफ जाना चाहिए था, वहाँ पे एप्लीकेशन देता, उनकी लोकेशन मालूम करता, मुलजमान की जिस टावर से आ रही है, फिर उनकी जो है जियो फोरेंसिक करवाता, वो सारी चीज़ें करवाता और उनको पकड़ता, तो फिर ये वाक़या ना होता। ये कंडेमेबल वाक़या है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, वक्त की अशद ज़रूरत है कि इसको कंट्रोल किया जाए। साइबर क्राइम में रोज़ाना आप देखते हैं, ये तो आप एक ख़ास वाक़या बयान करें, इसके अलावा आप देखें ना, रोज़ाना आपको जाली फ़ोन आ रहे होते हैं कि जी आपका इतना इनाम निकला है, आके ले लो, या फिर कि जी आपका बच्चा गिरफ़्तार हो गया है, फ़लाँ थाने में है। वो साथ साथ गाड़ी का सायरन भी चलाते जाते हैं, साथ साथ नंबर भी आपको बताते जाते हैं। तो ये सारे फ्रॉड ये हैं। इसके अलावा क्या करते हैं लोग कि वो आपके हैक कर रहे हैं, आपके जो हैं वो अपना व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, फेसबुक को हैक कर लिया। तो ये साइबर क्राइम है। इसको हमें उस वक्त तक हम इसके साथ नहीं निपट सकते जब तक जदीद तरीन मशीनरी, जदीद तरीन टूल्स और ख़ासकर AI अब आ गई है। ऐसा है कि वो एक अज़दहा आ गया जराइम की दुनिया में कि वो किसी की भी आप शक्ल बना लें, किसी की भी आवाज़ निकाल लें, किसी तरह का भी जो है वो स्किट बना लें। तो इसके लिए इसकी स्टूडेंट लेवल से लेके महकमों तक और ऊपर तक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले FIA के मुतलका जो हैं उनको जाके एप्लीकेशन दे। वैसे तो ये साइबर क्राइम जो है ये इनके अंडर ही नहीं आता पुलिस के। ये देखें ना, एक्ट बना हुआ है FIA एक्ट जो है वो 1974, बाद में रूल्स 1975 और फिर 2016 में अमेंडमेंट्स वगैरह आ गई हैं। तो सबसे पहले जाके FIA को जो एप्लीकेशन दे और अपना मुद्दा सारा बयान करे। मुद्दा बयान करने के बाद जो सबूत हैं सारे दे
اور امید کرتے ہیں ہم کہ FIA والے بھی تعاون کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے. وہ پہلے والا دور نہیں رہ گیا، لوگ چکر لگا کے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو تبھی یہ ختم ہوگا، دونوں طرف سے تعاون ہوگا. تو بھتہ خوری کی یہ واردات کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ بھتہ مانگنے والے لوگ بھی اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھتہ خوری کی وارداتیں کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ پولیس ضرور بھتہ خوروں کو قانون کے شکنجے میں لائے گی، لیکن جو پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا دونوں موقف بیان کیے، جو جن سے بھتہ مانگا گیا ان کا کیا کہنا تھا، اور بھتہ خوری کی واردات کے تحت درج ہونے والی FIR کے متعلق پولیس کیا کہتی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی. لیکن پولیس جو ہے ابھی بھی پر امید ہے کہ بہت جلد ہم ان بھتہ خوروں کو ان فون کالز کے ذریعے بھتہ مانگنے والوں اور فائرنگ کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیں گے. یہ آنے والے وقت میں ضرور پتہ چلے گا کہ پولیس کتنی کامیاب ہوئی ہے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.